चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रो समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ देखो, ये नंबर है। ये क्या चीज़ है? सिंपल नंबर्स हैं, 1 2 3 4। ये कुछ भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हर बंदे पे कार कितनी है। किसी पे 1 कार है, किसी पे 2 कार है, किसी पे 3 कार है, किसी पे 4 कार है। ठीक है, तो अब हमें, और ये है हाउस, ये लिख दिया मैंने नंबर 4 7 8 9। ये बता रहे हैं बंदों पे हाउसेस कितने हैं। पहले बंदे पे 3 है, दूसरे पे 7 हैं, तीसरे पे 8 हैं, चौथे पे 9 घर हैं। तो अब मैट्रिक्स जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है किसी भी स्क्वायर में। ठीक है, 5 6, तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं, 7 8 9 10, ये भी मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स जब तक हमारी चीज रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, जो हम जितने भी डिजिट लिख रहे हैं दो डब्बों के बीच में, वो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है तो वो मैट्रिक्स टाइप की होती है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं। तो लेकिन इस चीज का यूज क्या है, हम बड़े सारे नंबर एक डब्बे के अंदर क्यों लिख रहे हैं? तो अब ये जैसे देखो कि हर चीज हमें नंबर्स, हमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जब एक जगह चाहिए होती है, उसके लिए मैट्रिक्स यूज होता है। मतलब बेसिक पर्पस इसका यही था कि अब इसमें ऊपर वाली रो बता रही है कि एक बंदे पे कार्स कितनी है। जैसे 1 कार है, 2 कार है और 5 कार है। और नीचे वाली रो बता रही है कि उस पे घर कितने हैं। 3 है घर हैं, 4 घर हैं, 6 घर हैं। तो पहले वाले बंदे पे ये बंदा बना लो, फर्स्ट बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। ठीक है, पहले वाले बंदे पे कार कितनी है? 1 है। दूसरे बंदे पे कार कितनी है? 2 है। तीसरे बंदे पे कार कितनी है? 5 है। और ये हो गया घर। पहले बंदे पे घर कितने हैं? 3 है। दूसरे बंदे पे घर 4 हैं। तीसरे बंदे पे घर 6 हैं। तो मतलब इसका यूज नहीं है, वैसे ही बता रहा था कि मैट्रिक्स इस टाइप के लिए ही बने हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्टिवली एक जगह से मिल जाती है। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस बनाते कैसे हैं? तो मैट्रिक्स ये रहा, कोई भी नंबर लेके डाल दो दो डब्बों के बीच में। अब वैसे मैंने 5 4 7 1 2 3। तो अब इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहां पर हम इसकी डायमेंशंस लिखते हैं m क्रॉस n से। तो m क्या बताता है? m बताता है नंबर ऑफ रोज और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है, इस चीज को रोज कहते हैं। जो 1 2, ये 2 रोज हैं इसकी, जो यहाँ पर निकलती हैं, यहाँ पर रोज निकलती हैं। तो इसकी रोज कितनी है? 2। और इसकी कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। कॉलम्स इस साइड में आते हैं। ठीक है, 1 2 3, ये 3 लाइन है ना इसके पास, तो ये कॉलम्स हो गए इसके पास 3। तो कॉलम हो गए 3। तो इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, 5 4 7 1 2 3। और यहां पर लिखेंगे m इंटू एन। m क्या है? रोज। 2 इंटू 3। तो ये हो गई डायमेंशन इस मैट्रिक्स की। 2 का मतलब कि उसमें कितनी रोज हैं। इसके अंदर रोज कितनी है? 1 रो 2 रो। ठीक है, और ये है कॉलम। क्रॉस के बाद आता है कॉलम। कॉलम किसमें कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। सी 7 8 डी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी डायमेंशन क्या है? इसके अंदर रोज कितनी है? 1 2, तो 2। और कॉलम कितना है? 1। तो इसकी डायमेंशन होगी 2 क्रॉस 1। तो ये वाला मैट्रिक्स लो। इसके अंदर रो कितनी है? 1 2 3। रो इस तरफ आती है। ठीक है, तो 3 हो गई रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो कॉलम हो गए 3। तो इसका डायमेंशन हो गया 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर तुम कुछ भी ले सकते हो कैपिटल लेटर में किसी को रिप्रेजेंट करने के। जैसे इस पूरे मैट्रिक्स को हम कैपिटल डी कह रहे हैं, तो अब कैपिटल ए, ये ऐसी एग्जांपल लिया मैंने मैट्रिक्स का। ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी है? 2 रो हैं और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, 2:3 का इसका डायमेंशंस है। तो अब जो इसकी, ये एक हर एक एलिमेंट होता है। ये जो अंदर के इंडिविजुअल आइटम है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये एलिमेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के। तो हम इसे स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये पहला
1 है, ये कहाँ पर है? ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A11 से। तो जैसे ही ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट है जो, वो कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में। तो इसे हम लिख सकते हैं A12। और ऐसे ही ये 3 का है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो A13। और ऐसे ही 4 कहाँ पर है? 4 है मेरे पास सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो यह A21। और 5 का है सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, 6 का है सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अभी हमारे पास मैट्रिक्स है A4 7 9 8, ठीक है। तो अब इसे ए की फॉर्म में लिखते हैं। ए की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है इसे हम लिख सकते हैं A11, क्योंकि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ऊपर 1 2 लिख लो। ये कॉलम के लिए हो गया, ये 1 2 रो के लिए हो गया, मतलब आसानी हो गई रफ वर्क के लिए। तो 1 1, ठीक है। और ये 7 क्या हो गया? 7 हो गया A12 1 2। 9 क्या हो गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। और 8 क्या हो गया? 8 हो गया मेरे पास A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, ठीक है। तो जो A है इसमें जो पहली वाली चीज लेते हैं वो लेते हैं हम रो से, और जो दूसरी वाली चीज होती है वो लेते हैं हम कॉलम से, ठीक है। तो ये तो बस बेसिक्स थे। बेसिक्स में हमने क्या देखा? कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जब भी हम कोई एलिमेंट डालते हैं तो पहला रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे पहली वाली चीज होती है उसकी रो और दूसरी वाली चीज होती है उसकी कॉलम। तो ये हो गया A11 और ये सेकेंड एलिमेंट आ गया इसका A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और दूसरी रो का दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही दूसरी रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। और इसका जो पूरी डायमेंशंस होती हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। डायमेंशंस में डायमेंशंस लिखते हैं हम R×C से या फिर M×N बोल लो से, मतलब पहले रो फिर कॉलम N यहाँ पर। तो इसके अंदर रो कितनी है? इसके अंदर रो है 2 और कॉलम कितने हैं इसमें? 2। तो इसकी डायमेंशंस होगी 2×2। तो ये था इंट्रो इसका। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की 3.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो पहले उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। A=2 में 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 1 9 लग रहा है, 19 है। और ये √3 1 -5 और 17। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। सबसे पहले पार्ट में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप लोगों को बताया था। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू में कॉलम। तो R×C या फिर M×N बोल लो, इसे कुछ भी बोल लो, M×N, या तो M×N बोलो या R×C बोलो। तो अब इसके अंदर रोज कितनी है? रोज हमारे पास हैं, यहाँ पर होती हैं रोज, ऊपर से नीचे आते हुए रोज आती हैं और लेफ्ट से राइट जाके कॉलम्स आते हैं। तो इसके अंदर रोज कितनी हुई? 1 2 3। तो रोज हुई हमारे पास 3 और कॉलम कितने हुए? 1 2 3 4, 4 हो गए कॉलम। तो पहले पार्ट का आंसर है 3/4 ऑर्डर। तो ऑर्डर = में 3×4। अब दूसरे क्वेश्चन में देखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम क्यों? रो मेरे पास कितनी है? 3 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3 4। अगर मैं अपनी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो मेरे पास रो कितनी है? 3 है और कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 12, ठीक है। रो इनटू कॉलम इसलिए है क्योंकि मेरे को
सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें एक मैट्रिक्स में कितने हैं, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैं अपनी रो 1 2 3 इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2 3 4 से, तो ऐसा समझो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, लेंथ इंटू ब्रेंथ, तो मतलब सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे क्योंकि 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। और इसका तीसरा क्वेश्चन है A11। अब ये एलिमेंट्स बताने, ये इन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है। तो A13, A21, A33 और A24 और A23 की। तो A13 का मतलब है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट है। फर्स्ट रो पहली रो, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम 19 मतलब 19, ये हो गया 19। ठीक है, अब A21 की वैल्यू कितनी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 35। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो क्या आई 1 2 3, तीसरी रो पे आ गया, और थर्ड कॉलम 1 2 3 -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली रो है, और कॉलम कौन सा है फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ कॉलम और सेकेंड रो 12 आया 12। A23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा बनता है, सेकेंड रो ये रही, और थर्ड कॉलम क्या है इसका, ये रहा, तो कॉलम तीसरा रो सेकेंड कॉलम तीसरा, तो 5/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रखा है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में 24 हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब ये m×n कितने हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मतलब जैसे एग्जांपल लूं तो 1×24 हो सकता है, मतलब कि एक ही रो हो और एक ही रो में सारे 24 एलिमेंट्स आ जाएं। एक तो ये इस टाइप का हो सकता है 1×24, या एक हो सकता है कि मेरे पास 2 रो हो और 2 रो में एलिमेंट्स बटे हों, 2 रो में बटे होंगे तो पहली रो में 12 एलिमेंट आएंगे, दूसरी में भी 12 आएंगे, तो 12 + 12 24 होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 12। तो ऐसे करके बताने हैं हमें कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं हमारे पास। तो अब 24 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मतलब रो इंटू कॉलम से ही निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम से ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं। तो r × c = 24। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 24 डिवाइडेड बाय में r। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ रोज पता है तो हम कॉलम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम बाय एज्यूम खुद एज्यूम करते हैं कि वैल्यू पुट करके डालते रहेंगे और हमारे पास ऑर्डर निकल आएगा। सपोज करो r की वैल्यू 1 रखी हमने, r की वैल्यू 1 रखी मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स r की वैल्यू 1 रखी, तो कॉलम क्या आया, कॉलम को इस फॉर्मूले से निकालो, r की जगह 1 डाला तो 24 डिवाइडेड बाय 1 24। तो एक ऑर्डर तो ये हो गया। अगला ऑर्डर r की वैल्यू डाली हमने 2, r की वैल्यू डाली 2, तो कॉलम कैसे निकला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय r, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। तो एक ऑर्डर ये हो सकता है। तो अब r की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो अब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 24 को 3 से डिवाइड करेंगे आया 8, तो 3×8 हो गया। तो अगला हमने r की वैल्यू डाली 4, तो 4 डाली, तो 24 डिवाइड बाय 4 आया हमारे पास 6। अब r की वैल्यू हमने डाली 5, लेकिन 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो हमें फ्रैक्शन वाली चीज तो चाहिए नहीं क्योंकि कॉलम फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो r की वैल्यू 5 नहीं होगी। ठीक है, तो r की वैल्यू मतलब r की बस
वही वही वैल्यू डालनी है जो मेरे 24 को डिवाइड कर दें पूरी तरीके से। तो मतलब r जो है वो मल्टीपल होंगे 24 के, तो r हो गया 1 2 3 4। तो अगला मल्टीपल 4 के बाद क्या होता है 24 का, होता है 6। तो 6 होगी, r की वैल्यू अगली ली 6। तो कॉलम क्या है मेरे पास 4, क्योंकि r 24 से 6 को डिवाइड करा। अब अगला r की वैल्यू, अगला मल्टीपल क्या होगा 24 का, 6 के बाद मल्टीपल है 8, तो 8r। तो कॉलम कितना है मेरे पास 3। फिर उसके बाद अगला r की वैल्यू ली हमने 12, क्योंकि 12 है अगला मल्टीपल, तो कॉलम की वैल्यू आई मेरे पास 2। अगला मल्टीपल r की वैल्यू ली हमने 24, तो कॉलम की वैल्यू आई 1। तो ये हो गए हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर एन एलिमेंट जिसके अंदर 24 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 24। ठीक है। अब इसका एक और पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट में बोला हुआ था कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर 13 एलिमेंट होते तो क्या होता, तो r इंटू सी 13। तो अब c पता है, c क्या निकला 13 डिवाइडेड बाय r। तो अब r मतलब r क्या होगा, r होगा वो होगा मल्टीपल लेना है 13 का, मतलब जो 13 से डिवाइड हो जाए। 13 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 13 प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। तो r की पहली वैल्यू ली हमने 1, तो 1 क्रॉस 13, r की वैल्यू 1 डाली तो c की वैल्यू आ गई 13। ठीक है। तो अगला r की वैल्यू आएगी 13 डाली तो c की वैल्यू आ गई 1। तो इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 13 था वो प्राइम नंबर था, तो r की तुम कोई भी वैल्यू डालेगी तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो इसलिए r की वैल्यू या तो 1 डाल सकते हो या 13 डाल सकते हो। तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा सही है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है 18 के लिए, और अगले पार्ट में निकालना है हमें 5 के लिए, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो r इंटू सी इज इक्वल्स टू में 18, तो c क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय r। तो अब पॉसिबल नंबर ऑफ वेज डाल दो इसमें। r की वैल्यू ली हमने 1, तो कॉलम कितने हो गए, कॉलम हो गए 18। तो अब अगली r की वैल्यू ली मैंने 2, 18 के मल्टीपल्स लेने हैं। अब r की वो वैल्यू लेनी है जो 18 को डिवाइड कर दे। तो अब 18 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 लिया, तो कॉलम की वैल्यू आई 9। तो 18 3 से डिवाइड होता है, 18 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 3 r की वैल्यू 3 ली तो 3, तो c की वैल्यू आई 3 डिवाइडेड बाई 18 6। अब r की वैल्यू हमने ली 6, अब r का अगला मल्टीपल आएगा 6, r की वैल्यू 6 डाली तो c की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 18 3, और अगली वैल्यू r की क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 8 9 10 12। अब इसके बाद 9 ही होगा डायरेक्ट, तो r की वैल्यू 9 ली तो c की वैल्यू आ गई 2, और इसके बाद होगा कोई और चीज़ है जो 18 को डिवाइड कर दे, 18 को दी है, तो लास्ट होगी 18 क्रॉस 1। तो इसके अंदर एक ट्रिक है, तुम यहां तक r की वैल्यू लेते जाओ, जैसे तुम्हारी r की वैल्यू इसकी आधी हो जाए, नहीं ट्रिक ये है कि पहले तो ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाती हैं। जैसे 1:18 थी तो लास्ट 18:1 है, और सेकंड वन 2:9 था तो लास्ट सेकंड वन 9:2 था, ये 3:6 था तो ये 6:3 था। तो अगर तुमने आधा आंसर बना लिया तो आधा रिवर्स में लिख दो। ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं 5, r इंटू सी अगर 5 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 5 हैं, तो c क्या होगा 5 डिवाइड बाय r। अब 5 दोबारा से प्राइम नंबर है, तो अब या तो अपने आप से डिवाइड होगा या वहां से डिवाइड होगा। तो इसके अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गया, r की वैल्यू 1 डाली तो c की वैल्यू आ गई 5, और r की वैल्यू 5 डाली तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो यही 2 पॉसिबल ऑर्डर हैं इसके, और पहले वाले पार्ट के ये ऑर्डर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल्स टू में ए आई जे। तो इसका ऑर्डर क्या दे रखा है हमें, मतलब इसका m इंटू सी दे रखा है हमें 2:2। ठीक है, तो अब 2:2 की मैट्रिक्स ऐसे दिखती है, 2:2 की मैट्रिक्स दिखती है ऐसी, मतलब ए के फॉर्म में लिखने, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो इसका वो क्या हुआ, ऑर्डर 2, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2:2। तो अब जो पहला एलिमेंट है ए, ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होगा, A1 1 से, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला एलिमेंट होगा 1 2 से, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा A2 1 से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम से। तो हमें इस तरह की मैट्रिक्स बना के देनी है, लेकिन हमने इसमें ए आई का फॉर्मूला दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में इसका ए आई का फॉर्मूला है हमारे पास, ए आई जे इज इक्वल्स टू में 1 प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। अगर ये वाली वैल्यू है ए आई की, तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें इनकी हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है और इस मैट्रिक्स में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ए पहली की वैल्यू निकालते हैं, A11 का मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। तो आई और जे की जगह 1 1 पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आगे आंसर 2। तो A12 का निकालते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। A12 की वैल्यू आई 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9/2। और A21 इज इक्वल्स टू में, मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह, आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 9/2। और A22 इज इक्वल्स टू में आई प्लस जे, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 4 का स्क्वायर मतलब इससे काटा 4 × 4, 4 के स्क्वायर को 4 × 4 रख लो, तो ये 4 से 2 काटा, 2 × 4 8 8। तो बस अब इनकी जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। तो इस पार्ट के लिए A11 की वैल्यू क्या आई 2, A12 की वैल्यू क्या आई 9/2, 9/2। और A21 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 9/2, और A22 की वैल्यू 8। तो पहले पार्ट में मैट्रिक्स मेरा ये बना। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए आई जे की वैल्यू इज इक्वल्स टू में आई डिवाइडेड बाय जे। तो A11 की वैल्यू क्या निकली 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। A12 मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और आई। और A21 की वैल्यू आई हमारे पास, आई की जगह 2 डाल दो और जे की जगह 1 डाल दो, तो आई 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। और A22 की वैल्यू आई 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो बस इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। तो A इज इक्वल्स टू में A11 की वैल्यू क्या, A11 की वैल्यू आई हमारे पास 1, A12 की वैल्यू आई हमारे पास 1/2, और A21 की वैल्यू आई हमारे पास 2, और A22 की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में दे रखा है ए आई जे की वैल्यू आई + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। तो बस हमें वैल्यूज डालनी है। A11 की वैल्यू निकाल लो। A11 की वैल्यू क्या निकली, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो 2 × 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9/2। और A12 की वैल्यू क्या निकलेगी, A12 की आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 डिवाइड बाय 2। A21 की वैल्यू निकली हमारे पास, आई की जगह डाल दो 2 और जे की जगह डाल दो 1, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 दैट 1 × 2 × 1 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 14
4 का स्क्वायर आया 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, A22 की वैल्यू आई की जगह 2 डाल दो और J की जगह 2 डाल दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू में 36, और 36 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आया 18। तो बस ये मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू डाल दो, तो A आया हमारे पास, A की वैल्यू आई हमारे पास A11 की वैल्यू है 9/2, A12 की वैल्यू है 25/2, A21 की वैल्यू है 8, और A22 की वैल्यू है 18। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो अब इसके अंदर बोला है 3x4 मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो गिवन aij होगा हाफ -3i प्लस j। ये मॉड्यूलस है, जो ये दो डंडी है मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि कोई भी नंबर उसके अंदर जाएगा तो वो पॉजिटिव रिटर्न करता है। मतलब अगर -x का मॉड्यूलस करूँ तो वो x होगा, और x का मॉड्यूलस करूँ वो भी x ही होगा। नेगेटिव नंबर को एब्जॉर्ब कर लेता है मॉड्यूलस। तो अब बनाते हैं मैट्रिक्स। तो अब 3x4 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स का मतलब है 3 रो और 4 कॉलम। तो इसे ए की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब 3 रो हो गई, 1 2 3 रो और 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो ये हो गए 3x4 मैट्रिक्स। अब इनके नाम दे देते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ये सेकंड रो हो गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो अब बस इन ए की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से, और इसमें डाल देनी है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो I की जगह 1 डाल दो और J की जगह 1 डाल दो। तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस 1 का मॉड्यूलस। तो आई हाफ -3 इंटू 1 3, -3 और -3 प्लस 1 -2। तो अब मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस से बाहर निकला -2, तो वो क्या बन गया 2। तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1। A12 हाफ, आई की जगह 1 जे की जगह 2, आई की जगह 1 डाला तो -3 इंटू 1 प्लस में 2, तो ये आ गया -हाफ, और 3 इंटू 1 -3 प्लस 2 -1। मॉड्यूलस से -1 की जगह निकला 1, पॉजिटिव 1, तो ये हो गया हाफ। A13 की वैल्यू निकालते हैं इसकी। A13 की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी, हाफ इंटू -3 इंटू आई की जगह डाल दिया 1 और J की जगह डाल दिया हमने 3, तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 0। A14 की वैल्यू निकाली, हाफ -3 इंटू 1, आई की जगह 1 डाल दो और J की जगह क्या डाल दो 4, तो ये आया +1। हाफ इंटू में +1, मॉड्यूलस का +1 हो, मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1, तो ये हाफ हो गया। ऐसे ही सेकंड रो के लिए निकालेंगे। सेकंड रो के लिए निकाला तो हमने A21 निकाला, A21 आ गया हाफ, आई की जगह डाल देंगे 2 और J की जगह डाल देंगे 1, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 -6 प्लस 1 -5, दैट इज हाफ इंटू में मॉड्यूलस -5, तो ये आ गया मॉड्यूलस से -5 पॉजिटिव बन गया, तो 5 आ गया, 5 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ही A22 की वैल्यू निकाली हमने, हाफ -3 इंटू 2, आई की जगह 2 डाल दो और J की जगह भी 2 डाल दो, तो प्लस J2, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 -4, तो हाफ इंटू -4, मॉड्यूलस करा -4, मॉड्यूलस से पॉजिटिव 4 निकला, डिवाइड बाई 2 बचा। ऐसे A23 निकालेगा हमारे पास, हाफ -3 इंटू 2 प्लस 3
-2 -6 और -3 का मॉड्यूलस डिवाइड बाई 2, दैट इज बचा 3 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही A24 निकाला हमने, हाफ -3 इंटू 2 प्लस 4 -6 -2 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूलस, तो ये निकला 2 डिवाइड बाई 2 1। अब ऐसे ही A3 के लिए निकालेंगे, A31 I की जगह 3 और J की जगह 1, तो हाफ इंटू -3 इंटू में 3 प्लस 1, दैट इज -9 प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ, दैट इज 4। ऐसे ही A32 की वैल्यू निकाली हमने, A32 की वैल्यू हाफ -3 इंटू में 3 प्लस 2, दैट इज -9 प्लस 2 -7, और -7 का मॉड्यूलस करा तो 7 आया पॉजिटिव, 7 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही A33 की वैल्यू निकाली हमने, हाफ -3 इंटू में 3 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6 पॉजिटिव 6 डिवाइड बाई 2 आई 3 वैल्यू इसकी। और A34 की वैल्यू आई हमारे पास हाफ -3 इंटू में 3 प्लस में 4 -9 प्लस 4 -5/2, मॉड्यूलस ने -5 को बना दिया पॉजिटिव 5, तो इसका आंसर आया 5/2। तो बस इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर, बस वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए है हमारा A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू ये रही, A12 की वैल्यू आई हाफ, तो बस देख देख के डाल देंगे। A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू हाफ, A21 की वैल्यू 5/2 और A22 की वैल्यू 2 और A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, मतलब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में दे रखी है आई जे की वैल्यू 2i - 6, तो Aij इज इक्वल्स टू में 2i - j। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना, बस हमें इन्हीं चीज की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब i की जगह 1 डाल दो, j की जगह 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 - 1 इज इक्वल्स टू में 1, और A12 की वैल्यू 2, i की जगह 1, j की जगह 2 0, और A13 की वैल्यू निकालते हैं 2 इंटू 1 - 3, दैट इज -1। A14 की वैल्यू 2, i की जगह 1, j की जगह 4, A2 इंटू 1 - 4, दैट इज -2। ऐसे ही अब निकालेंगे A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू निकाली हमने, तो 2, i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 इंटू 2 -1 इज इक्वल्स टू में 3, और A22 की वैल्यू 2 इंटू 2 -2, दैट इज 4 -2 2, और A23 की वैल्यू A2 इंटू 2 माइनस j की जगह 3 डालो, तो 4 - 3 1। ऐसे ही A24 की वैल्यू आई 2 इंटू 2 -4 4 -4 0। ऐसे ही अब इस रो की निकालते हैं। A31 की वैल्यू 2 इंटू 3 -1, दैट इज 6 -1 5, और A32 की वैल्यू 2 इंटू 3 -2, 6 -2 4, A33 2 इंटू 3 -3 की वैल्यू आई हमारे पास 6 -3 3, और A34 2 इंटू 3 -4 6 -4 इज इक्वल्स टू में 2। तो बस इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स बनी जो वो बनी। A11 क्या है, A11 की वैल्यू आई 1, A12 की वैल्यू आई 0, A13 की वैल्यू आई हमारे पास -1,
A14 की वैल्यू आई -2, A21 की वैल्यू आई 3, A22 की वैल्यू आई 2, A23 की वैल्यू आई 1, A24 की वैल्यू आई 0, A31 की वैल्यू आई 5, A32 की वैल्यू आई 4, A33 की वैल्यू आई 3 और A34 की वैल्यू आई 2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो ये एक इक्वेशन से बना रखे जिसमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कर रखा है और x y z की हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल तभी होगी जब हर एक सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट के इक्वल है, जैसे 5 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है इक्वेट करके। तो इसके लिए मतलब 4 को y के इक्वल होना चाहिए, तो इससे हमें पता लग गया y की वैल्यू 4 होगी अगर इन दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होना है। तो फर्स्ट पोजीशन को इसकी फर्स्ट पोजीशन से इक्वल होना चाहिए, मतलब A11 इसका और A11 इसका इक्वल होना चाहिए। तो इससे हमें पता लगी y की वैल्यू 4 होगी। ऐसे ही 3 की जगह z की जगह 3 होना चाहिए, तो इससे हमें पता लग गया z की वैल्यू 3 होगी। और 5 तो 5 के इक्वल है ही, और अब x 1 के इक्वल होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू में 1। तो ये आंसर था इसका फर्स्ट पार्ट का। तीनों की वैल्यू निकल गई, y की, z की और x की। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें दे रखे है इक्वेशन ये x प्लस वाई 2 5 प्लस z x y इज इक्वल्स टू में 6 2 5 8। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के मतलब x इस चीज को इसकी इक्वल होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 6 होगा। अब 2 के इक्वल है, ठीक है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 5 प्लस z इज इक्वल्स टू में 5। तो 5 प्लस z इज इक्वल्स टू में 5 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 8। एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 8। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तब देखो किसी इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाल रही है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाल रही है, क्योंकि 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 5। तो z इज इक्वल्स टू में 5 को मान ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 0 आ गया। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 और एक्स वाई इक्वल्स टू में 8। तो अब इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और एक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 है, तो मतलब मेरी y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है मेरे पास 6 माइनस एक्स, तो ये है मेरी y की वैल्यू। तो अब इस y की वैल्यू को इसके अंदर डालते हैं, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 8। तो अब ये क्या आया? 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 8। अब इस चीज को यहाँ लेके गए तो एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव बन गया और 6x माइनस बन गया प्लस 8 इज इक्वल टू में 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, छोटी क्लासेस में भी करी है, कि बीच वाली इस चीज को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है कि उन दोनों का सम इसके इक्वल हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली डिजिट आ जाए, जो कि ए सी रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ऐसे हम इसे स्प्लिट कर देंगे 6x को। ऐसे स्प्लिट हो गया क्योंकि -4 और -2 को प्लस करोगे तो -6 आ जाएगा और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें से x कॉमन लिया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 4, इसके अंदर से माइनस एक्स कॉमन लिया, इसके अंदर से -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 4 में 0। तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। तो 4 पहली वैल्यू लेते हैं हम, x की वैल्यू जब 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो मेरी y की वैल्यू क्या निकलेगी? तो मेरी ऊपर देखा था हमने, मेरी y की वैल्यू थी 6 माइनस एक्स। तो अगर x की वैल्यू मेरी 4 है तो मेरी y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है मेरी 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या है? 4। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू में 2। तो ठीक है, और
तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू इधर। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो y की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन निकल गए। एक तो निकला मेरे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। और या तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो y थी 4, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू क्या है 0। z की वैल्यू तो दोनों कंडीशंस में सेम ही है। तो ये पॉसिबल आंसर है हमारा, मतलब इसमें दो पॉसिबल आंसर है, या तो मतलब दोनों ही आंसर है और करके ऐसे आंसर लिख देना क्योंकि टू पॉसिबल वैल्यूज हैं x और y की। तो ये हो गया आंसर, और करके डिवाइड कर देना। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये तीन इक्वेशन, मतलब ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं। अब ये रही दो मैट्रिसेस, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वस टू में 9, x प्लस जेड इज इक्वस टू में 5 और y प्लस जेड इज इक्वस टू में 7। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वस टू में 9, x प्लस जेड इज इक्वस टू में 5 होना चाहिए और y प्लस जेड इज इक्वस टू में 7 होना चाहिए। तो अब देखो इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है, इसमें क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ इसमें पहली वाली इक्वेशन देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 9। ठीक है, तो y प्लस जेड, हमें यहाँ पर y प्लस जेड 7 दे रखा है, तो अगर मैं y प्लस जेड की यहाँ पर वैल्यू 7 डाल दूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो, ये यहाँ पर भी y प्लस जेड है और यहाँ पर भी y प्लस जेड है, तो मतलब y प्लस जेड की जगह मैं 7 डाल दूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 7 प्लस 7 इज इक्वल टू में 9। तो मेरी x की वैल्यू आई 7 आ गया, 9 माइनस 7 2, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू आ गई तो बाकी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डाले तो हम हमारे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू में 5, तो मतलब 2 प्लस जेड इज इक्वल टू में 5, तो z इज इक्वल टू में 5 माइनस 2 तो 3 आया, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ऐसे ही अब z की वैल्यू 3 आ गई तो y प्लस जेड इज इक्वल टू में 7, तो y z की वैल्यू 3 डाल देंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू में 7, तो y 3 आ गया माइनस हो गया तो 3 इज इक्वल टू में 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इसमें 2, y की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 4। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड वैल्यू ऑफ a b c d, प्रीवियस क्वेश्चन 6 की तरह है, बस इसमें पहले 3 की वैल्यू निकालनी थी, अब इसमें एक और वेरिएबल आ गया d, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है हमारे पास इसमें, मतलब मैट्रिक्स है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, और राइट हैंड की मैट्रिक्स है -5 5 0 और 13। तो बस इसे इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली इक्वेशन बनी ये, इसकी इक्वल है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन बनी 2 और इससे 2a प्लस सी इज इक्वल टू में 5। तीसरी इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 0। चौथी इक्वेशन बनी 3c प्लस डी इज इक्वल टू में 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू में 13। तो इसके अंदर देखो कोई वैल्यू मिल रही है तुम्हें, अब इसके अंदर तीसरी वाली क्वेश्चन देखो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और मेरे को a माइनस बी की वैल्यू पता है, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी को हम 2a माइनस बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए, बस 2a को तोड़ दिया मैंने दो हिस्सों में, a प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू में 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू मुझे पता है, a माइनस बी की वैल्यू -1 है, तो इसकी जगह -1 लिख दूंगा। तो a प्लस ए माइनस बी क्या है, -1, -1 इज इक्वल टू में 0, तो वहां गया तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो अभी से पहली इक्वेशन में डाला a की वैल्यू, a की जगह 1 डाला, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b उधर गया और ये इधर आया, तो b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 2। अब बाकी इक्वेशंस में डालते हैं a और b की वैल्यू, a की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस c इज इक्वल टू में 5 था, तो अब 2a की वैल्यू क्या निकली, a की वैल्यू 1 निकली है, प्लस c इज इक्वल टू में 5,
5, तो सी की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 1 2, वहाँ गया माइनस हुआ 5, माइनस 2 इज इक्वल टू में 3, तो सी की वैल्यू आई हमारे पास 3। ठीक है, अब ऐसे ही हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाले 3c प्लस डी। अब सी की जगह यहाँ डाल देंगे वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू में 13 था 3, तो डी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 9, 9 उधर गया माइनस हुआ 13 से, 13 माइनस 9 आया 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ये हो गया आंसर 7th। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा ए इज इक्वल टू में ए आई जे एम एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम एन क्या, एम एन ऑर्डर है हमारी मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर होती है। तो मतलब जब 1 2 3 4, ये एग्जांपल ले लिया, ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर मेरी रो इक्वल है मेरे कॉलम के, मेरी रो इक्वल है कॉलम के, तो ये हो गया मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्होंने एम एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसे एम ले लो, इसे एन ले लो, तो मेरी एम और एन बराबर है, तो इसमें से चूज करना है, तो मतलब सी है इसका आंसर, कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब उसका एम और एन इक्वल होता है। तो मैंने तुम्हें इंट्रो के टाइम पे बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर फॉर्म में नंबर्स लिख दो वो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स लिख दो तो वो मैट्रिक्स हो गई। लेकिन स्क्वायर क्या है, स्क्वायर अपने आप में एक स्पेशल रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और हाइट बराबर होती है, लेंथ और ब्रेथ लगा लो, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो ये छोड़ो, तो वैसे ही था। आंसर ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर मेरी नंबर ऑफ रोज और मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच वैल्यू ऑफ द एक्स वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू में 0 y माइनस 2 8 और 4। तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -7/3 इस इक्वेशन से, और y की वैल्यू आई y माइनस 2 इज इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, और अब y प्लस 1 इज इक्वल टू में 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू में 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू दोबारा 7 आ गई, जो कि सही बात है, वैल्यूज तो इक्वल आनी चाहिए हर एक केस में y की। अब इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू में 4, तो x की वैल्यू आई, ये वहाँ गया और ये यहाँ से माइनस हुआ, तो -3x, और ये वहाँ गया तो -4 में से -2 गया 2, x की वैल्यू आई -2/3, -2/3 x की वैल्यू आई। लेकिन x की तो वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से आई मेरे पास -7/3 और इस वाली इक्वेशन से आई -2/3, तो मतलब दो वैल्यू तो होंगी नहीं x की, इसे सेटिस्फाई करने के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए x की। तो मतलब कोई ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए। तो पॉसिबल आंसर क्या है, नॉट पॉसिबली फाउंड, इसका बी है आंसर, क्योंकि कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x है ही नहीं जिससे कि ये वाला a11 के इक्वल हो जाए और a22 के इक्वल हो जाए। तो ये गया आंसर बी। इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, हमें बताने क्या 3x3 की कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें ईच एंट्री की वैल्यू 0 हो या 1 हो। ये 3x3 मैट्रिक्स हो गई। अब इसने बोला है हर एक a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो इतने ऐसे कौन से पॉसिबल मैट्रिसेस है, मतलब कि इस वाले की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, इस सेकंड वाले की वैल्यू या तो 0 होगी 1 होगी, तो या तो 0 होगी या 1 होगी, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं। तो अब इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप से समझो कि अगर मेरे पास दो सिक्के हैं, एक सिक्के से या तो हेड आ सकता है टेल्स आ सकता है, दूसरे सिक्के से ये तो हेड्स आ सकता है टेल्स आ सकता है, तो दोनों सिक्के उछाले तो रिजल्ट क्या होंगे, या तो हेड हेड होंगे या हेड टेल होंगे या टेल हेड होंगे या टेल टेल होंगे। तो ये
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने आए, 4। ये 4 क्यों आए हैं, 4 इसलिए आए क्योंकि पहले सिक्के से पॉसिबल थे 2 रिजल्ट डालने, मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, और दूसरे सिक्के के पॉसिबल आउटकम्स थे 2। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के। तो अब जैसे इसमें हर एक एलिमेंट में हम 2 कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब 2। पहले वाले का कितने आ सकते हैं, 2 आउटकम है, दूसरे वाले का आउटकम कितना है, 2 मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाले का आउटकम कितना है, 2, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा मल्टीप्लाई 9 बारी, 9 बारी मल्टीप्लाई होगा, 9 बारी मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो 2 की पावर 9 होता है 5 1 2। तो अब इसका आंसर है हमारे पास डी। हो गई एक्सरसाइज खत्म।